इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको सिस्टम ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसमें आज मैं बात करने वाला हूं थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसके हार्मोन्स के सिंथेसिस को और इसके फंक्शन को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक आप इसको कंप्लीटली समझोगे नहीं, आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आपको थायराइड ग्लैंड से लेके, तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, शुरू से लेके अंत तक देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो फिर आप बताना। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको देखिए एक डायग्राम मैंने रफ बना रखा है। ये डायग्राम आपको लगता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। जी, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ रिलेशन है थायराइड ग्लैंड का? बिल्कुल रिलेशन है। तो ये वाला पोर्शन अगर आपको याद होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पोर्शन था ट्रैकिया। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये है ट्रैकिया और ये क्या था आपका लंग्स। तो इसको तो जानते हैं, एक हो गया इधर वाला लंग और इधर दूसरा हो गया इधर वाला। और ये था आपका, देखेंगे ये वाला जो पोर्शन था ये था आपका ब्रोंकाई। तो कहोगे सर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ना है। आपको ट्रैकिया के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो लोब दिख रहे होंगे, मतलब लोब 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोब 1, और यहाँ पे जो है एक गोला सा दिख रहा होगा लोब 2। तो लोब 2, ये लोब 1 और लोब 2 जो है ये क्या है आपका? यही तो है आपका क्या? थायराइड ग्लैंड। तो अगर इसको ऐसे समझा जाए कि किस चीज से बना है, तो थायराइड ग्लैंड जो है कंपोज्ड होगा 2 लोब से। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कंपोज्ड ऑफ, पहला लिखेंगे इसको, कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स which are present, तो यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट ऑन either side of the ट्रैकिया। तो इसको याद रखेंगे, either side of the ट्रैकिया। ट्रैकिया के इस साइड भी और ट्रैकिया के उस साइड भी, दोनों साइड पे जो है लोब जो है प्रेजेंट होता है। और ये लोब जो होता है एक जो है थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है। ये देख रहे हो ब्लैक वाला, ये थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं इस्थमस। तो इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, पूछता है ये क्या है? अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको याद रखेंगे, अ थिन फ्लैप ऑफ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्थमस। बहुत बीबीआई। तो ये आपको याद हो गया। तो आज के बाद पूछे कि कितना लोब से, तो आपको बताना है 2 लोब से बना होता है और ये आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया होता है। इतना बात जो है आप समझ लीजिए। अब थायराइड ग्लैंड का अगर देखेंगे इसको, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये एक चीज और याद रखिएगा कि कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमल टिश्यू। क्या याद रखना है? स्ट्रोमल टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्ट्रोमल टिश्यू और प्लस फॉलिकल्स। अब ये स्ट्रोमल टिश्यू क्या है ये समझना पड़ेगा, मतलब किससे बना होगा? स्ट्रोमल टिश्यू से बना होगा और फॉलिकल्स से बना होगा। फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? तो फॉलिकुलर सेल्स होता है। तो आप जानते हैं ये फॉलिकुलर क्या होता है? सेल्स होता है। और इस फॉलिकुलर सेल्स जो होता है इनक्लोज करता है किसको? कैविटी को। तो ये कैविटी को करता है, लेकिन आपको फोकस करना है किस पे? फॉलिकुलर सेल्स पे और स्ट्रोमल टिश्यू पे। अगर आपको स्ट्रोमल टिश्यू नहीं समझ में आता है तो एक याद रख लीजिए कि ये क्या होता है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसका रोल क्या होता है? सपोर्टिव होता है। इसका मतलब ये टिश्यू क्या कर सकता है? तो ये जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। तो न्यूट्रिशन देना है। दूसरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये 2 फंक्शन कम से कम याद रखिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है स्ट्रोमल टिश्यू क्या होता है, और एंड में क्या करते हैं? रट्टा मार लेते हैं। आपको रट्टा वट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझना है कि जो थायराइड ग्लैंड था वो बना था किससे? स्ट्रोमल टिश्यू से और फॉलिकल से। फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स होता है। अब ये फॉलिकुलर सेल्स जो होता है सिंथेसाइज करता है 2 हार्मोन्स को। तो ये सिंथेसाइज करेगा किसको? सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स। तो इसको याद रखेंगे, सिंथेसाइज कितना हार्मोन्स? 2 हार्मोन्स। और 2 हार्मोन्स तो आप जानते होंगे कौन सा? एक है आपका T4 और दूसरा है आपका T3। T4 को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। आप जानते होंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, तो थायरॉक्सिन को आप याद रखिएगा।
T3 को क्या कहते हैं? तो देखिए T4 का फुल फॉर्म लिखेंगे ना तो क्या होगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन। और T3 क्या होगा आपका? ट्राई आयोडोथायरोनिन। पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना कंफ्यूजन रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर देखेंगे, टेस्ट लिखता है थायराइड प्रोफाइल। आपने देख रखा होगा, कोई भी कॉमन फिजिशियन से मिलने के लिए जाओगे ना तो देखना थायराइड प्रोफाइल बहुत ही कॉमन है। वो क्यों कॉमन है मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो भी बता दूंगा क्यों। तो थायराइड प्रोफाइल डॉक्टर जो लिखता है, तो डॉक्टर क्या लिखता है? डॉक्टर लिखता है TSH, T3 और T4 ये इकट्ठे कहता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3 और T4 का जो वैल्यू जो है चेक करता है। क्यों चेक करता है? तो मैंने जैसा बताया कि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड का जो है बेसिक ढांचा जो आपको समझना है। इससे हार्मोन भी रिलीज हो गया। अब जल्दी से देखते हैं कि आखिर इसका फंक्शन क्या है। जो थायराइड हार्मोन जो है, जैसे फंक्शन किसका देखना है तो T4 एंड T3 का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे जो लिस्टेड है 5 फंक्शन, इस पे गौर कीजिए और इसको जो है मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। अगर ये कोशिश कर लिया आपने तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से बन जाएगा। तो पहला है, देखिए ये क्या करता है? रेगुलेट और मेंटेन करता है BMR को। BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप जानते होंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब BMR क्या करेगा? तो BMR होता क्या है ये भी समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ भी रट्टा मारते हैं। तो क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है रेस्ट में फंक्शनिंग के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? BMR। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलेट करेगा। रेगुलेट मतलब क्या करना है? कम ज़्यादा। जैसे आपका घर में पंखा होगा तो रेगुलेटर होगा, घुमाते हो ना, पंखा तेज हो जाता है, कम करते हो, रेगुलेट। और मेंटेन करना है BMR का। दूसरा है हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, तो इसको लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ RBCs। तो ध्यान रखिएगा RBCs के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कंट्रोलिंग किसके कंट्रोलिंग में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपको? केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म मिला के क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। तो आई होप कि जानते होंगे। तो हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। चौथे नंबर पे देखिए इन्फ्लुएंस कर सकता है किसको? इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको भी कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी फ्लूइड का क्या है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड होना चाहिए। तो ये भी ये कर सकता है। उसके बाद देखिए जो थायराइड ग्लैंड है वो ऑल्सो सिक्रीट, ये एक और हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, सिर्फ लटक जाते हैं कहाँ पे कि सर T3 सिक्रीट होगा, T4 सिक्रीट होगा, है ना, T4 एंड T3 होगा। लेकिन TCT याद रखना है। थायरोकैल्सिटोनिन भी क्या होता है? ये सिक्रीट करता है, जो रेगुलेट करता है किसको? कैल्शियम लेवल इन द बॉडी में। इसको याद रखेंगे, यानी कि PTH के साथ करता है आगे हार्मोन जो रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, किससे? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। तो दोनों मिलकर कंट्रोल करता है, लेकिन ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? पहला पॉइंट बताया कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो हार्मोन जो है 2 सिक्रीट होता है, एक T4 बताया, एक T3। T4 को ही थायरॉक्सिन कहते हैं, इतना दिमाग में आप फिट रखिएगा। और दूसरा था T3 और तीसरा आपका देख लिया यहाँ पे क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये देखो कितने सारे जो है इसके फंक्शन है। तो आप ही बताओ कि अगर किसी फिजिशियन को लगता है कि ये सब चीज़ इफेक्टेड है तो क्या उसको टेस्ट नहीं लिखेगा T3 और T4 को? अब TSH क्या है? तो ये है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है हमारा, तो वो रेगुलेट करता है किसके? T3 और T4 के, मतलब स्टिमुलेट करता है इसको। तो ये आई होप कि यहाँ तक आपका ठीक हो गया होगा। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं डिसऑर्डर के ऊपर। आपने सुन रखा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का केस। तो देखिए यहाँ डिसऑर्डर पे 2 लिखा हुआ है, एक में है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। आराम से देखते हैं इसको। हाइपोथायरॉयडिज्म देखिए कि क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट। डाइट में अगर फूड ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाएगा? आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसका फॉर्म आपने सुन रखा होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसको क्या कहते हैं? घेघा, है ना। तो इसको सुन रखा होगा। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण भी होता है। अब कोई विमेन
वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान है, तो क्या उसके बेबी जो ग्रोइंग बेबी है उसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन पे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। किस केस में? हाइपोथायराइडिज्म में। तो देखिए इन वीमेन जो प्रेगनेंसी पे है, जो ग्रोइंग बेबी है, उसमें क्या होगा? उसमें क्या हो सकता है? स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है। इसके लिए एक टर्म है क्रेटिनिज्म, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, नीट के लिए आप एक्सपेक्ट भी कर लो। नीट 2025 में क्या पता आपको पूछ दे कॉलम 1 को कॉलम 2 में, तो याद रखिएगा इसको। 2025 के लिए क्वेश्चन है स्टंटेड ग्रोथ। इसका ग्रोइंग बेबी का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो आईक्यू हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है और डीप म्यूटिज्म भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म नहीं होने देना है, याद रखेंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखिएगा, जो T3 और T4 का जो सिक्रीशन हो रहा था, है ना, ये सिक्रीशन जो है ये तभी होगा, इसके लिए इसेंशियल है कौन? आयोडीन। आयोडीन के प्रेजेंस में ही इसे ये क्या होता है? सिक्रीशन होता है। तो आयोडीन का कमी हो गया, तो आयोडीन जो कमी होगा तो क्या हो जाएगा? इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन पे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब दूसरा फॉर्म देखते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाता है। किसका? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। टीजी लिख देता हूं, थायराइड ग्लैंड आप समझ जाइए। अब इनलार्जमेंट क्यों होता है? तो मान लीजिए किसी में क्या है, थायराइड ग्लैंड में क्या है? कैंसर हो गया या नोड्यूल्स बन गया। तो 2 वर्ड याद रखिएगा, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें ये क्या हो गया? आपको कैंसर हो गया, या इसमें क्या बन गया? नोड्यूल बन गया, नोड्यूल्स बन गए। इस नोड्यूल्स बनने के कारण क्या होगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, और थायराइड ग्लैंड जो है एबनॉर्मली जो है वो सिक्रीट करेगा किसको? थायराइड हार्मोन्स को, है ना, एबनॉर्मल लेवल हो जाएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म का एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नीट 2025 में। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ग्रेव्स डिजीज नाम के, तो इसमें क्या होता है? ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट के कारण होगा। प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स देखेंगे ना एकदम बाहर की तरह ऐसे निकल जाएगा, है ना, तो इसको कहते हैं प्रोट्रूजन, उभरा हुआ। उसके बाद देखेंगे क्या? इंक्रीज हो जाएगा क्या? बीएमआर और वेट लॉस जो है। ये सारे देख के, सिम्टम्स देख के आप जो है समझ सकते हो फिजिकली कि उसको क्या है, ग्रेव्स डिजीज है या एक्सोप्थैल्मिक गोइटर है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है समझना है। तो क्या समझना था? थायराइड ग्लैंड का बेसिक फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से है, कौन सिक्रीट करता है, तो आप देख लिए फॉलिकुलर सेल जो है सिक्रीट करता है। स्ट्रोमल टिश्यू का क्या काम था वो भी बता दिया, फंक्शन भी बता दिया आपको, डिसऑर्डर बता दिया, हाइपो थायराइडिज्म और हाइपर बता दिया, उसका लोकेशन भी बता दिया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो आपको पूछेगा भी नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।